नमस्कार, JLK मीडिया न्यूज के आज के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सरबजीत कौर। आइए अब नजर डालते हैं आज राज्य भर में हुई अब तक की गतिविधियों पर। आज सांबा में बीजेपी कार्यकारिणी की एक बैठक हुई जिसमें पार्टी को मजबूत बनाए जाने पर बात की गई। इसके उपरांत मीडिया से बात करते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने कहा कि मोदी सरकार ने अभूतपूर्व कार्य किए हैं। उन्होंने महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला को पाकिस्तान और चीन का आलाप न रागने के लिए सचेत किया। उन्होंने मोदी सरकार को और मजबूत करने के लिए युवाओं को आगे आने के लिए कहा। इस अवसर पर बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना ने कहा कि पार्टी आगामी विधानसभा में 50 से ऊपर सीटें जीतकर जम्मू कश्मीर में सरकार बनाएगी। जम्मू कश्मीर को चाहिए जांचा परखा खरा नेतृत्व, नरेंद्र मोदी का नेतृत्व। इसी मंत्र को हम लेकर आगे जाएंगे। विकास की गाथा, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जीतेंगे और जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की पहली सरकार। करतारपुर कॉरिडोर को लेके ऐसा है कि करतारपुर कॉरिडोर खुलना चाहिए, इसलिए कल बहुत नेताओं का एक ग्रुप प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से मिला है, राष्ट्रपति जी से मिला है और गृह मंत्री जी से मिला है। JP नड्डा जी से भी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से भी मिला है। हमें सभी नेताओं ने आश्वासन दिया है कि क्योंकि पंजाब के जो मुद्दे थे उनको बहुत ज़्यादा हल करने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। चाहे करतारपुर कॉरिडोर को पहले खोलने की बात है, पाकिस्तान की अड़ंगों के बावजूद प्रधानमंत्री जी ने उसको पूरा कराया। ब्लू स्टार ऑपरेशन के समय से जो श्री हरमंदिर साहिब को डोनेशन विदेशी नहीं दे सकते थे उसकी स्वीकृति दी। 1984 के कत्लो गारत जो सिखों के ऊपर कांग्रेस ने किया उसकी जांच शुरू की। आज सज्जन कुमार कांग्रेस का नेता जेल में है, बाकी पर केस चल रहे हैं, वो जेल जाने की तैयारी में है। ब्लैक सूची को उन्होंने समाप्त किया। हमने इन सब बातों का उनका धन्यवाद भी किया और उनसे निवेदन किया कि आपने पहले करतारपुर कॉरिडोर खोला था, कोरोना की महामारी के कारण यात्रा स्थगित है। 19 तारीख को 19 नवंबर को गुरु नानक साहब का गुरुपुरब आ रहा है, प्रकाश पर्व है। आप नानक नाम लेवा जो पूरे विश्व की संगत है उसको संदेश दीजिए और दोबारा इस यात्रा को शुभारंभ करने की घोषणा करिए। हमें तीनों नेताओं ने आश्वासन दिया है और मुझे पूरा यकीन है कि जम्मू कश्मीर से भी लोग जत्था जाएगा। भारत के हर प्रांत से नानक नाम लेवा का जत्था करतारपुर साहब में जाकर माथा टेक के आएगा। और हमारा प्रयास है, हमने अपने सभी कार्यकर्ताओं से आह्वान किया है कि हम सभी पोलिंग बूथ गांव-गांव, गली-गली, मोहल्ले-मोहल्ले, शहर-शहर जाकर अपने संगठन को, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को और मजबूत करेंगे ताकि आने वाले असेंबली इलेक्शन में 50 से ज़्यादा सीटें जीतकर भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में अपनी सरकार बनाए। आज भारतीय जनता पार्टी ने इस कार्यकारिणी में एक नारा दिया है, स्लोगन दिया है, अब की बार भाजपा 50 के पार। 50 से अधिक सीटें जीतकर 90 में से भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में एब्सोल्यूट मेजॉरिटी वाली सरकार बनाए। इसको लेकर आज की इस कार्यकारिणी में गहन चिंतन और मंथन हुआ और हमें विश्वास है अपने कार्यकर्ताओं की मेहनत पर और जो कार्यकर्ताओं के हौसले हैं, जो कार्यकर्ताओं ने विश्वास जताया है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आने वाली डिलिमिटेशन के बाद जब यहाँ विधानसभा के चुनाव होंगे, प्रचंड बहुमत के साथ जम्मू कश्मीर में अगली सरकार भारतीय जनता पार्टी की होगी और जम्मू कश्मीर का अगला चीफ मिनिस्टर भारतीय जनता पार्टी का होगा। PDP की अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती ने गांधीनगर स्थित दफ्तर में एक मीटिंग की जिसमें पार्टी के सदस्य व अन्य लोग शामिल हुए। उन्होंने सरकार पर युवाओं का भविष्य खराब करने का आरोप लगाया। उन्होंने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि धारा 370 के जाने के बाद नौकरियां लगभग शून्य हो गई हैं। उन्होंने नौकरियों में हरियाणा की तर्ज पर 75% राज्य के लोगों को और 25% बाहरी लोगों को लगाने की बात कही। उन्होंने मौजूदा सरकार पर हिंदू मुस्लिम झगड़ा कराने का भी आरोप लगाया। उन्होंने किसानों की समस्याओं पर भी सरकार का ध्यान आकर्षित किया और किसानों की मूलभूत समस्याओं पर भी सरकार को आड़े हाथों लिया। इस वक्त मैं बहुत कुछ कहना चाहती थी पर अभी मैंने न्यूज पढ़ी, सुनी, हैदरपुरा श्रीनगर में एक एनकाउंटर हुआ। ये मैं आपको बताना चाहती हूँ, अभी यंग है, लोग हैं, जवान तो आप, एनकाउंटर हुआ, मिलिटेंट मारे गए, हम समझते हैं, मगर मिलिटेंट के साथ साथ जो वहाँ इल्जाम लगा है कि जो घर का रहने वाला था, जो घर वाला था, उसको शील्ड बना के लेके गए, ये उसके घर वाले कहते हैं, वो भी मर गया और एक जवान डॉक्टर आपकी तरह बिल्कुल यंग मुदस्सिर नाम का डॉक्टर वो भी मारा गया। कि मिलिटेंटों के साथ लड़ते लड़ते
आपने आम लोगों को भी गोली का निशाना बनाना शुरू कर दिया है। ये बहुत गलत बात है। मुझे मालूम है कि आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं, जो इस वक्त जो यूथ है उनकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम, सबसे बड़ी प्रॉब्लम बेरोजगारी है। इसका इनके पास इलाज नहीं है, बेरोजगारी का इलाज नहीं है। किसान पूरे 1 साल से दर-दर हो रहा है, उसका कोई जवाब नहीं है। इनके पास एक ही मशीन, एक ही फैक्ट्री चलती है, वो है हिंदू मुस्लिम झगड़ा कराओ। त्रिपुरा से शुरू किया, उसके बाद यूपी, अब महाराष्ट्र, क्योंकि जून इलेक्शन यूपी के नजदीक आएंगे। लोगों के पास जब पहले सरकारें जाती थी वो बोलते थे हमने इतने पुल बनाए, इतने लोगों को रोजगार दिया, इतनी फैक्ट्रीज लगाई, इतना काम किया। इनके पास कहने को कुछ नहीं है, सिर्फ हिंदू और मुसलमान का झगड़ा कराते हैं। तो उसी के नाम पे वोट लेते हैं। इसलिए मेरा आपसे ये कहना है कि आप लोग जाग जाओ, आप यंग हो। आपके मैं यहाँ जम्मू में पढ़ी हूँ और मैं सेठी साहब के घर में रहती थी, कृष्णदेव सेठी, और मुझे कभी एहसास ही नहीं हुआ कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है। इसलिए मेरा आपसे ये कहना है कि आप लोग जाग जाओ, आप यंग हो। आपके मैं यहाँ जम्मू में पढ़ी हूँ और मैं सेठी साहब के घर में रहती थी, कृष्णदेव सेठी, और मुझे कभी एहसास ही नहीं हुआ कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है। मैं जब कॉलेज से वैष्णो देवी जाती थी, जब मैं वापस आती थी, जो आंटी थी सेठी साहब की जो मिसेस थी, वो गर्म पानी से मेरे पाँव धोती थी। तो ये कौन करता है? ये तो कोई हिंदू, ये मुसलमान ऐसा तो नहीं होता है। तो ये जम्मू का भाईचारा है। जम्मू एक ऐसी जगह है इस वक्त, न सिर्फ जम्मू कश्मीर में बल्कि पूरे मुल्क में, जहाँ असली सेकुलरिज्म अभी जिंदा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाईचारा जिंदा है। ये उसमें भी जहर डालना चाहते हैं। इसलिए आप जो यंग हो, जो यूथ हो, आपको होशियार होना पड़ेगा। इसके लिए आपको जागना पड़ेगा। आपको ये हिंदू मुस्लिम की लड़ाई में नहीं आना है, आपने इनसे हिसाब मांगना है। अगर यहाँ पावर प्रोजेक्ट है तो यहाँ के कितने लोगों को नौकरी मिल रही है उसमें? अगर यहाँ फैक्ट्रीज लगाई गई है तो यहाँ के लोगों को कितनी नौकरी मिलती है? अगर 370 खत्म किया, उसके बाद जो नौकरियां हैं उसमें बाहर के लोगों को कितनी मिली, यहाँ के लोगों को कितनी मिली? आज हरियाणा सरकार ने कुछ दिन पहले ऑर्डर निकाला कि जितनी भी नौकरियां वहाँ सरकारी हैं, 75% वहाँ के लोगों को मिलेंगी। अब पंजाब ने भी वही ऑर्डर निकाला कि 80% वहाँ के लोगों को मिलेगी। तो जो जम्मू कश्मीर में था तो यहाँ क्यों हटा दिया? आपने देखा दुकानदार खजल हो रहा है, टिप्पर वाला खजल हो रहा है, जो रेत बाजरी वो भी बाहर के ले जाते हैं, जो यहाँ वाइन के साथ काम करते थे उसमें भी बाहर के ठेकेदार आ गए। तो इनका काम है कि जो इन्होंने एक वो बेरोजगारी हटाने का एक तरीका किया, कुछ इन्होंने रखे हैं ऐसे गुड्डे एलिमेंट्स जिनको खाना भी मिलता है, पैसा भी मिलता है, पवा भी मिलता है, वो सिर्फ झगड़ा करवाते हैं। मैं आप सब लोगों की बहुत शुक्रगुजार हूँ, परवेज की भी बहुत शुक्रगुजार हूँ। आप लोग यहाँ आए, मेरा यही है कि पीडीपी को मजबूत कर लीजिए। पीडीपी आपकी जवानों की जमात है। अगर आप देखेंगे तो हमारी जमात में ज्यादा से ज्यादा, चाहे कश्मीर हो चाहे जम्मू हो, ज्यादा से ज्यादा जवान लोग जुड़ते हैं। और जो पीडीपी का जो फ्यूचर है और जम्मू कश्मीर के जो जवानों का फ्यूचर है वो एक है। पीडीपी मजबूत होगी तो जवान मजबूत होगा, जवान मजबूत होगा तो पीडीपी मजबूत होगी। सोमवार को ही सुरक्षा कर्मियों द्वारा मुठभेड़ में 2 आतंकवादियों को मार गिराया गया। इस दौरान आतंकवादियों का एक मददगार और डेंटल सर्जन भी क्रॉस फायरिंग में मारे गए। मृतक के परिवार वालों ने एलजी प्रशासन से मृतक के पार्थिव शरीर को परिजनों को सौंपने की गुहार लगाई है। आया था, उसने बिस्किट लाया था, ये लाया था, वो खुश हो गया। हमारा बाबा आया था, फिर वो ऑफिस चला गया, ऑफिस में इनकाउंटर हुआ, उसी में इसको भी मारा। अब हमको वो बच्चा भी वापस नहीं देते। हमारे साथ मेहरबानी करके इंसाफ करो। आप देखो हमारे घर में कोई क्या मातम, इसने क्या किया था, क्या डेड बॉडी वापस करो। ये बेचारा अपना बिजनेस कर रहा था, वही मैं बोल रही हूँ। पढ़ा लिखा था, ये डॉक्टर था। इसने क्या किया था आप लोगों के साथ? इसको क्यों
क्यों मारा? हमको इसी सवाल का जवाब चाहिए, मेहरबानी करके दीजिए। वही बोल रहे मैंने, हमको डेड बॉडी दी जरूरत की राशि का मसला है, किसी को नहीं। अब सुबह पता चला कि ये लोग बोल रहे हैं वहाँ पे कंट्रोल रूम में हमने उसको हंदवारा भेज दिया। सुबह तक किसी को पता नहीं था। आज 12 बजे तक कहता मतलब उधर है इधर है, यहाँ जाओ वहाँ जाओ। फिर हम गए 10 बजे की अराउंड मेरे चाचू को कॉल आया और उसने रोना स्टार्ट कर दिया। मैं घर पे ही थी तो सड़क पे चीखने चिल्लाने की आवाज़ स्टार्ट हो गई। मैं बहुत डर गई, मैं उठी और मैं भाग गई। मैं अल्लाह ताला से दुआएं मांग रही थी, फाइक बहन मेरी कजन ने बोला उसको 3 बार ऊपर चढ़ाया। जो कजन उधर पे था, जो गवाही दे रहा था, जो ने देखा अपनी आंखों से, 3 बार उसको ऊपर चढ़ाया, 3 बार और 2 बार छोड़ा, तीसरी बार मार दिया। ये क्या मतलब होता है? वो कहाँ से आप लोग और जो वहाँ गवाह थे उनको भी मार दिया, ये क्या मतलब होता है? और जब मैं उनको बोल रही हूँ कि अंकल आपने ये क्या किया, आपको कैसे लगा मेरा बाप ये है, तो वो वहाँ से हंस रहे हैं। मैं क्या रिस्पॉन्स दूँ उनको? अगर कोई था तो प्रूफ है ही नहीं कोई मिलिटेंट का वहाँ पे। आम लोगों को मारा गया, वहाँ सिविलियंस को मारा और वहाँ से गन शॉट हुआ कोई? और वहाँ से एक भी गन शॉट वापस नहीं हुआ। यहीं से इन्होंने फायरिंग की और आम लोगों को मारा। वहाँ पे एक भी मिलिटेंट नहीं था उस वक्त। और उसको पहले मेरे पापा को पहले चढ़ाया है, एक बार चढ़ाया है वापस छोड़ा है, दूसरी बार चढ़ाया है वापस छोड़ा है, तीसरी बार उसको फायरिंग की है। और वो पुलिस ऐसे भागे, उस बात का मेरा कजन गवाह है। और वहाँ जो डॉक्टर जो शहीद हो गए हैं, जो वहाँ पे थे, जो गवाह थे उस मौके के, उनको भी शहीद किया गया है। अब मैं आप लोगों को यही एक अपील कर रही हूँ कि प्लीज मेरे पापा की डेड बॉडी वापस कीजिए। वो मान नहीं रहे हैं, वो यहाँ आए, उन्होंने नहीं माना हमें डेड बॉडी देना। वो कौन से कसूरवार थे? हम लोग यहाँ पे 3 भाई बहन है, हम लोग क्या करें वहाँ पे? मेरा भाई वो 3rd में पढ़ता है, वो क्या करेगा? उसको पता भी नहीं है उसको पापा को क्या हुआ है। वो बोल रहा है मुझे पापा के पास जाना, उसको क्या हम जवाब दें? तो प्लीज आप हमें डेड बॉडी दीजिए। वो गुनहगार नहीं था, वहाँ मिलिटेंट भी नहीं था, वहाँ सिर्फ 3 लोगों को मारा गया। आज पीएचई कार्यालय में भीषण आग लग गई, जिसमें डेली वेजरों का सारा रिकॉर्ड जलकर खाक हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार आग सुबह 5:10 पर लगी, जिस पर 5 घंटे बाद काबू पाया गया। आग लगने का कारण बिजली का शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। इस हादसे से डेली वेजर कर्मियों को भारी धक्का लगा है। काफ़ी ज़्यादा नुकसान जो है ये सामने देखिए, शायद ये भी बताएं। और कागजात जो पूरे तरीके से जलकर खाक हो चुके हैं। और बात करें अगर डेली वेजेस के जो रिकॉर्ड उनका यहाँ पे रखा गया था, शायद उनके साथ इंसाफ होना था, लेकिन अब हम कुछ भी नहीं कर सकते कि किस तरह से तस्वीरों में आपको दिखाने की पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं। डेली वालों का बहुत है, डेली वालों को तो बुरा ही हो गया। सुनो गाड़ी चल गया तो क्या करेंगे? अब 12 बोचर का मसला भी बनाया उन्होंने। 12 बोचर कहाँ से करने? जब बोचरी चल गया है तो 12 कहाँ से लेने? यहाँ पे 2 भी नहीं निकलेंगे। कितने बजे आग लगी? सर सुबह 5:10 पे। कैसे लगी? तार शार्टिंग से तार गिर गई। तार गिरी लगी है तो आते आते भी 5 मिनट तो आपको पता टाइम तो लगाती ही है। वो आई तो उन्होंने बुझाई आग, करते 10 बज गए। जम्मू में 19 नवंबर को मनाए जा रहे गुरु नानक देव जी के 552वें प्रकाशोत्सव पर निकाला जाने वाला नगर कीर्तन कोरोना महामारी के मद्देनजर इस बार भी आयोजित नहीं किया जाएगा। इस बात की जानकारी जिला गुरुद्वारा प्रबंधक बोर्ड ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए दी। क्योंकि हर बार असी गुरु नानक देव जी के प्रकाश पुरब ते गुरु गोबिंद सिंह जी के प्रकाश पुरब के नगर कीर्तन करते हाँ।
लेकिन कोविड-19 ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन ने इस बार परमिशन नहीं दी। उन्हें कहा जी कोविड-19 होंगे ये परमिशन अजे तक नहीं दे सकते, लेकिन हमें उम्मीद है, उन्होंने ये भी उम्मीद जताई है कि गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का जोड़ा प्रकाश दिहाड़ा आ रहा है उस तक सारे हालात ठीक होने के चांसेस ने, उस टाइम सानू नगर कीर्तन की परमिशन मिल जाएगी। संगतां नूं जागरूक करना जरूरी है, क्योंकि संगतां अपने प्रोग्राम के मुताबिक इस उड़ीक विच हन कि शायद नगर कीर्तन सानू कोई संदेशा मिले, लेकिन सानू अफसोस है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन के नाल भी चलना साडा फर्ज बनता है। असी अप्लाई किया, DCS अप्लाई किया, लेकिन बावजूद भी बड़ी रिक्वेस्ट के बावजूद भी उन्हें कहा परमिशन नहीं दे सकते। लेकिन अभी चाहेगा कि अगर परमिशन नहीं मिलती असी अपनी कानून अपने हाथ च ना लीए और एडमिनिस्ट्रेशन के नाल चल के इस बार नगर कीर्तन को कैंसिल किया गया। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित चनैनी नाशरी टनल में दो गाड़ियों की आपस की भीषण टक्कर में एक व्यक्ति की मौके पर ही मृत्यु हो गई, जबकि 7 अन्य घायल हो गए। ये टक्कर इतनी जोरदार थी कि इस मौके पर चारों तरफ हाहाकार मच गया। अधिक ब्यौरे की प्रतीक्षा है। मर गया मेरे ख्याल में। तो यार पीछे गाड़ी लगाओ, उसको खींचो, इसको। कौन सा ये बटोत का है, बटोत का ये गलत आ रहा था, ये गलत आ रहा था ये सही आ रहा है। फंसी था मरी है, मर गया। और कौन था इसमें? ये भी मर गया। ये जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के चेयरमैन हर्षदेव सिंह ने बढ़ती हुई महंगाई को लेकर प्रेस क्लब जम्मू में जबरदस्त प्रदर्शन किया। उन्होंने महंगाई पर तुरंत रोक न लगाने के लिए मौजूदा सरकार को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने केंद्र सरकार को 2 करोड़ नौकरियों का वादा कर वादा खिलाफी करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जनता बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, फिरका परस्ती से तंग आ चुकी है। उन्होंने सरकार के खोखले वादों पर प्रहार भी किया तथा उन्होंने जनता की कठिनाइयों को कम करने का भी आग्रह किया। खलासी करो मोदी सरकार, बीजेपी करो बंद करो, मोदी सरकार युवाओं को सड़कों में बिठाना, जनता की खाल उधेड़ना बंद करो, बंद करो, बंद करो। भाजपा सरकार, बीजेपी सरकार जनता की खाल उधेड़ना बंद करो, बंद करो, बंद करो। बीजेपी सरकार युवाओं को सड़कों में बिठाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूरे मुल्क में एक त्राही मचाई हुई है। महंगाई की मार लोगों को लग रही है, बेरोजगारी की मार लग रही है, और कोई सुनने वाला भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नहीं है। आम जरूरियात की चीजों के दाम आसमान छू रहे हैं, त्राहिमाम हो रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कोई भी कदम उठाने में नाकाम साबित हुई है और कीमतें आए दिन आसमान छूती जा रही है। गरीब आदमी के लिए चूल्हा जलाना मुश्किल हो गया है, 2 वक्त की रोजी मुहैया करना बहुत मुश्किल हो गया है। नौजवान पढ़ाई करने के बावजूद भी सड़कों के ऊपर बैठने के लिए मजबूर हो चुके हैं। कोई सुध नहीं ली जा रही है उन पढ़े लिखे नौजवानों की जिनके साथ भारतीय जनता पार्टी ने वादे किए, नरेंद्र मोदी जी ने वादे किए थे कि 2-2 करोड़ नौकरियां हर वर्ष उनको देंगे। नौकरियां देना तो दूर की बात, जो लोग नौकरी करते थे, सरकारी मुलाजमत में थे, उनको भी बाहर का रास्ता दिखा दिया और सड़कों के ऊपर बिठा दिया, जूते पॉलिश करने के लिए मजबूर कर दिया। इस सरकार को हम कहना चाहते हैं कि सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। लोगों के साथ जो वादा खिलाफी की है और जिस तरीके से एक आम आदमी के लिए आज के वक्त में गुजारा करना मुश्किल हो चुका है,
उसके लिए भारतीय जनता पार्टी को हुकूमत से बाहर करना होगा। आज देख लीजिए, जो एलपीजी का सिलेंडर 400 रुपये में था वो 1000 रुपये तक पहुंच चुका है। पेट्रोल इन्होंने 112 रुपये तक बेचा, डीजल 100 रुपये तक बेचा। जो रेत की ट्रॉली 1500 रुपये में आती थी आज 6000 रुपये में मिल रही है। जो सीमेंट 195 रुपये में आता था वो 410 रुपये में मिल रहा है। जो सरिया 3600 रुपये में मिलता था आज 7000 में मिल रहा है। जो आटा 17 रुपये किलो मिलता था आज 30 रुपये मिल रहा है। जो चीनी 13 रुपये किलो मिलती थी वो 50 रुपये किलो मिल रही है। और इसी तरीके से जो तेल 60 रुपये लीटर मिलता था आज 220 रुपये लीटर मिल रहा है। एक आम आदमी का गुजर बसर कैसे होगा? लोगों को खाने के लाले पड़ गए हैं और भारतीय जनता आज भी जिस तरीके से ढिंढोरा पीट रही है ये बहुत ही शर्मनाक है। और भारतीय जनता पार्टी को चलता करने के लिए हम आवाम से गुहार लगा रहे हैं आज के दिन। बाल संत साहिल महाराज ने सलमान खुर्शीद द्वारा लिखी किताब में सनातन धर्म और हिंदुत्व पर टिप्पणी किए जाने का कड़ा ऐतराज जताया है। उन्होंने कहा कि महबूबा मुफ्ती ने सलमान खुर्शीद के वक्तव्य का समर्थन किया है जो इस बिना पर सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने वाला कृत्य है। इसलिए महबूबा मुफ्ती कभी भी भविष्य में जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री नहीं बन सकती। साहिल महाराज ने कहा कि इनको पूरे राष्ट्र से माफी मांगनी चाहिए क्योंकि हिंदू धर्म दुनिया का सबसे पुराना धर्म है जिस पर ऐसी टिप्पणी कतई बर्दाश्त नहीं की जा सकती। उन्होंने आरएसएस की तुलना आईएसआईएस और बोको हरम से करने पर सख्त ऐतराज जताया। उन्होंने आरएसएस को एक परम विचारधारा वाला बताया जो कि एक राष्ट्रीय विचारधारा और संस्कृति का समर्थन करती है। उन्होंने मुफ्ती को जनता से माफी मांगने को कहा। जैसे कि आप सब सुन रहे होंगे कि सलमान खुर्शीद जो है उन्होंने एक किताब लिखी है जिसमें उन्होंने हिंदू लोगों की तुलना जो है, सनातन की तुलना जो है वो जिहादी लोगों के साथ करी है, बोको हरम के साथ। हम आपके माध्यम से उन्हें बताना चाहते हैं कि यदि हम लोग बोको हरम जैसे होते तो आप लोग ये इस तरह की बातें करते ही नहीं, ना ही कर पाते कि वो लोग तुम लोगों का क्या हशर करते हैं आप लोग भली भांति जानते हैं। और फिर उसके बाद हमारे यहाँ की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती उन्होंने ये कहा कि उन्होंने ये बोको हरम के साथ जो तुलना करी है सलमान खुर्शीद ने बिल्कुल सही कहा है। तो हम इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। और ये महबूबा मुफ्ती जो हमारे स्टेट की और हमारी यूनियन टेरिटरी की पहले सीएम रह चुकी हैं, इस तरह के बयान उनके हर दिन 3-4 दिनों के बाद या हफ्ते के बाद इस तरह के बयान जो है वो बयानबाजी करती रहती हैं। तो बहुत ही दुख के साथ हमें कहना पड़ रहा है कि ये बहुत ही दुख की बात है हम लोगों के लिए कि हमने एक ऐसे इंसान को यहाँ का मुख्यमंत्री बनाया जो मुख्यमंत्री कहलाने के काबिल ही नहीं है। और फिर उन्होंने बात करी आरएसएस की कि आरएसएस के लोग जो हैं वो भी इस तरह के ही हैं बोको हरम जैसे, और आईएसआईएस के साथ तुलना करी है। रही आरएसएस की बात, आरएसएस एक विचार है, एक ऐसा विचार जिनका निर्माण जो है वो अच्छे विचारों के साथ हुआ है। लेकिन ये बात कहने में हमें बिल्कुल भी संकोच नहीं है कि सलमान खुर्शीद जैसे लोग और महबूबा मुफ्ती जैसे लोग, इनका जो निर्माण हुआ है इनके विचारों का, वो दूषित विचारों के साथ ही हुआ है। कृषि निदेशक जम्मू श्री के शर्मा ने सीएचओ जम्मू एस सरबजीत सिंह डीएलएसएमएसके की उपस्थिति में कादियार ब्राह्मणा आरसपुरा में किसान के खेतों में उच्च घनत्व वाले साइट्रस पौधा लगाकर जिला जम्मू में वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत की। संजीव कुमार एवं श्री संदीप गुप्ता, एचडीओ धीरज शर्मा ने किसानों को अपने खेतों में एकीकृत खेती अपनाने और अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए प्रेरित किया। तो हमारा टारगेट था कि 25 लाख प्लांट्स जो हैं, अलग अलग फ्रूट प्लांट्स जो हैं वो लगाए जाएंगे, वो प्लेन एरिया के, हिली एरियाज़ के और ऊपर बर्फ़ वाला इलाका जो है वहाँ पर। तो 25 लाख प्लांट हमने, हमारा इस साल का टारगेट है ये लगाने का। इसी क्योंकि आज जो है 14 नवंबर है, बाल दिवस है, बाल दिवस के अवसर पर हमने ये प्लांटेशन ड्राइव को और थोड़ा फोकस किया इसको और बढ़ा रहे हैं आगे चल के। और यहाँ पर हम सिट्रस प्लांट में खासकर जो नींबू जाति है, नींबू जाति के हाई डेंसिटी प्लांटेशन जो है इसकी कर रहे हैं। इसका एक ही हमारा मोटिव ये है कि अगर फार्मर की इनकम डबल करनी है तो फार्मर की इनकम डबल दो तरीके से, एक ही तरीके से हो सकती है, वो इंटीग्रेटेड फार्मिंग को अगर हम प्रमोट करें। इंटीग्रेटेड फार्मिंग को मैं देसी लैंग्वेज में इस तरह से बोल सकता हूँ कि पशु, खेती
का जब हम बिजनेस करेंगे तो वो इंटीग्रेटेड फार्मिंग है। पशुधन को भी साथ में रखें, खेती भी करें और खेती में वो फसलें उगाएं जो हाई इनकम में आती हैं। हाई इनकम में हार्टिकल्चर जो है वो हाई इनकम ग्रुप में है, वेजिटेबल कल्टीवेशन हाई इनकम ग्रुप में है। जहाँ भी ये हमारी ये चल रही है प्लांटेशन ड्राइव, इसी के साथ साथ हम इनके साथ इंटरक्रॉपिंग का प्रोविज़न भी रखा हुआ है, क्योंकि 3 साल के बाद क्रॉप आएगी तो बीच में जो हमें 3 साल मिलेंगे, गैप मिलेगा, उसमें हम इंटरक्रॉपिंग स्ट्रॉबेरी और दूसरी फसलों का करवाएंगे ताकि किसान को कोई ना कोई इनकम आती रहे। सबसे पहले मैं जम्मू के सभी किसान भाइयों को बाल दिवस की मुबारकबाद देता हूँ। तो आज बाल दिवस के उपलक्ष्य पे ही हमने एक छोटा सा प्रोग्राम रखा था इधर, जहाँ पे फार्मर्स वगैरह बुलाए गए थे और हमने एक 20 हेक्टेयर की लैंड पे नियर अबाउट 400 से 450 पौधा यहाँ सिट्रस का प्लांट किया है। तो इसमें सभी लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। तो ये हमारा जो प्रोग्राम है 10 जिलों में चल रहा है, जैसे डॉक्टर साहब ने पहले बताया, और 25 लाख पौधों का जो है उसमें से 6 लाख पौधे हमने जम्मू डिवीज़न में लगाने थे। तो उसमें भी हम काफ़ी हद तक अपने टारगेट को अचीव करने में कामयाबी हुए हैं। इस साल नियर अबाउट 225 हेक्टेयर एरिया में हमने यहाँ पे जम्मू में प्लांटेशन की है। और ये प्लांटेशन जो है ये हम एक तो मानसून सीज़न में करते हैं, दूसरा स्प्रिंग सीज़न में करते हैं। तो इस वक्त क्योंकि सर्दियाँ भी स्टार्ट हो रही हैं तो जो पौधों को सर्दियों से बचाने का जो टेक्निक्स हैं उसके बारे में भी बात की जाएगी, जैसे कैचिंग करनी है पौधों को। अब किसान भाइयों से ये भी मैं कहना चाहता हूँ कि जैसे अब आम के पौधे हैं या सिट्रस के पौधे हैं या लीची के पौधे आपने लगा रखे हैं, तो उनको थैचिंग करने का टाइम आ चुका है। आप उनको थैचिंग कीजिए, पौधों को बचाएँ। और ये कॉन्सेप्ट भी हमने लोगों को आज यहाँ पे उसके बारे में भी बताया है। जम्मू के वार्ड नंबर 18 सरवाल इलाके में एक मकान की रिपेयरिंग के चलते गैलरी नीचे गिर जाने से एक महिला की मौके पर ही मृत्यु हो गई। एक सूचना के मुताबिक उक्त फ्रंट गैलरी को लकड़ी की मदद से अस्थायी रूप से बांध कर रखा गया था, जो टूटकर नीचे गिर गई। ये तो ऐसे ही हादसा हो गया। हाँ, बीम डाले थे ना इधर, गैलरी थी वो गिरने वाली थी, वो गिरने वाली भी नहीं थी, बस ऐसे सपोर्ट दी उसको, तो बाद में इसको काट देंगे, पहले तो छेड़ नहीं सकते। बस वो मिस्त्री ने बल्लियाँ निकाल दी, लाश वाली निकाले तो नीचे आ गया। बस कितने लोग थे जो काम कर रहे थे? 4-5 तो वो तो सारे अंदर थे, एक ही लेडीज बाहर गई है। लेडीज थी? हाँ। तो काफी जख्मी है लेडीज? नहीं, वो लेबर थी। जख्मी हुई है या उनकी डेथ? नहीं, वो डेथ हो गई। कहाँ की रहने वाली है वो पता है? वो पता नहीं। JLK मीडिया न्यूज के आज के इस अंक में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। For more updates, do subscribe our YouTube channel and don't forget to hit the bell notification icon. And if you are watching this video on Facebook, do follow our Facebook page.